हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 साइंस 1 का पार्ट 1 का हीट। और आपका टेक्स्ट बुक का पेज है 62 और ये पार्ट 1 है, वीडियो नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को। तो सबसे पहले हमको कैन यू रिकॉल में क्या लिखा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो आप हीट में और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है बताइए। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में सीखा है, स्पेशली 8th क्लास में, और वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आप 8th क्लास का प्लेलिस्ट आप चेक करिए, आपको हीट लेसन की काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे जो इस लेसन को पढ़ने के लिए आपको स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ है उसको समझने के लिए आपके लिए ईजी रहेंगे। तो हीट क्या देखें, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे आप लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, साउंड एक फॉर्म है, मतलब साउंड भी एक एनर्जी है, लाइट भी एक एनर्जी है, और भी बहुत सारी एनर्जी। तो उसी तरह हीट भी एक टाइप का एनर्जी ही है। और उसको एक्सप्रेस किस में करते हैं, उसको जूल में एक्सप्रेस करते हैं, उसका यूनिट है कैलोरी में है और अर्ग में है। तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऐसा समझिए। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर इज़ ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी कितना हॉट है, कितना गर्म है, कितना ठंडा है, उसको आप क्वांटिटेटिव का मतलब है क्वांटिटी में, मतलब एक नंबर्स में आप मेजर कर सकते हो, डिग्रीज में, क्योंकि उसका जो यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो यहाँ से आप इसको मेजर कर सकते हो कि वो कितना कोल्ड है या कितना हॉट है। तो टेम्परेचर और हीट दोनों भी डिफरेंट चीज़ है। ये एक एनर्जी है और ये उसको मेजर करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और फिर अभी सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के डिफरेंट वेज क्या है, किस किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र 3 ही है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, और इतना ही आपको समझना है। अब देखिए ये तीनों को मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से 8th क्लास के वीडियो में, साइंस के हीट लेसन है। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को लेके कुछ भी अगर ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है कि आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर हो जाए, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि 8th का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप चेक करिए, हीट लेसन है, उसमें ये मैंने एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल्स के साथ में, तो आप देख लीजिए। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ये तीनों भी आप समझ जाओगे, बहुत ईजी है। तो ये सभी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है, और हमारा जो लेसन स्टार्ट होता है वो यही बता रहा है कि इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्न अबाउट हीट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हमने हीट के बारे में पढ़ा है और किस किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है वो भी देखा है। आगे क्या लिखा है कि वी हैव ऑल्सो परफॉर्म्ड फ्यू एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। मतलब हमने ये भी देखा है कि वी हैव ऑल्सो परफॉर्म, मतलब एक्सपेरिमेंट से हमने ये भी समझा है कि हीट अप्लाई करने पे सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एक्सपांड हो जाते हैं, और जब हम ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर आगे क्या बताया कि वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ये भी हमने अभी देखा और प्रीवियस स्टैंडर्ड में अच्छे से समझा है। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ टेम्परेचर इज़ मेजर्ड यूजिंग ए थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है, ये भी हमने देखा। ये सभी प्रीवियस स्टैंडर्ड में है ऑलरेडी स्टूडेंट्स। अब हमें क्या सीखना है ये इस क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर, तो वो हमको ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कंसेप्ट्स लाइक लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब जिसमें लेटेंट आपको ज़्यादा समझना है कि लेटेंट हीट क्या है वो आपको समझना है। एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, वाटर के कुछ अजीब बिहेवियर भी हैं वो आपको समझना है। ड्यू पॉइंट क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, और भी कुछ चीज़ें जो है वो हमको समझना है। आर रिलेटेड टू सर्टन फिनोमेना एक्सपीरियंस बाय अस इन आवर डे टू डे लाइफ। हम डे टू डे लाइफ में ये ऐसे बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये हमको समझना है इस लेसन में। तो लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के बारे में हम अच्छे से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे लेटेंट हीट। और लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, मतलब कोई ऐसा हीट जो छुपा है, आपसे हिडन है, तो वो क्या है, कहाँ पे रहता है, वो आपको समझना है। और वो छुपा हुआ हीट जो है वो इस एक्सपेरिमेंट से आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ट्राई दिस में कि टेक ए फ्यू पीसेस ऑफ आइस इन ए ग्लास बीकर। तो एक ग्लास का बीकर है, उसमें आप कुछ पीसेस ले आइस के, एज शोन इन द फिगर 5.1। इस फिगर में जैसा बताया यहाँ पे आप देख रहे हो। सेकेंड क्या बोला कि इंसर्ट द बल्ब ऑफ ए थर्मोमीटर। ये जो थर्मोमीटर है उसका जो बल्ब है लोअर पार्ट, वो आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है उसके अंदर, अंदर जैसे जो आप देख रहे हो ये पोजीशन में रखना है। एंड मेजर इट्स टेम्परेचर, और आपको टेम्परेचर मेजर करना है।
जो भी मर्क्यूरी या जो भी वहाँ पे लिक्विड है जो आपको टेम्परेचर दिखाता है उससे आपको टेम्परेचर को मेजर करना है। पुट द बीकर ऑन ए स्टैंड, फिर बीकर को आपको क्या करने का है, स्टैंड पे रखना है। देखिए जब आप बीकर के अंदर आइस रखोगे और थर्मोमीटर का बल्ब उसके अंदर इंसर्ट करोगे तो आपको जो टेम्परेचर दिखाएगा वो 0 डिग्री का दिखाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, एक स्टैंड ले रहे हो और स्टैंड के ऊपर उस बीकर को रख रहे हो और इस तरीके से उसको हैंग कर रहे हो किसको, थर्मोमीटर को, और उसके नीचे आप बर्नर ले रहे हो जिसको आप लिट भी करने वाले हो, जलाने भी वाले हो। तो पुट द बीकर ऑन ए स्टैंड, बीकर को स्टैंड पे रखिए एंड हीट द आइस यूजिंग अ बर्नर, और आइस को क्या करिए, बर्नर के मदद से हीट करिए, गर्म करिए। तो आपने हीट अप्लाई करना शुरू कर दिया। ये याद रखिए कि जैसे जैसे यहाँ पे आप जो फ्लेम देख रहे हो उसके से यहाँ पे हीट अंदर जा रहा है, कंडक्शन के हिसाब से हीट अंदर जा रहा है। फिर आपसे क्या बोला कि रिकॉर्ड द टेम्परेचर यूजिंग द थर्मोमीटर आफ्टर एवरी मिनट। हर 1 मिनट में टेम्परेचर थर्मोमीटर में आपको क्या शो कर रहा है वो आप रिकॉर्ड करते चले जाइए, उसको आप ध्यान से लिखते चले जाइए। एज द आइस इज हीटेड इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। अब जैसे ही आइस को आप हीट करोगे तो वो क्या करेगा, वो मेल्ट होना शुरू होगा। स्टर द मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, तो आप क्या करिए, स्टर करिए, उसको चलाइए, मतलब एक ही जगह पे हीट ज़्यादा ना हो, उसको आप इक्वली ऐसा स्टर करते रहिए। तो स्टर द मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, आइस और वाटर का, जो भी आइस मेल्ट होकर वाटर बन चुके हैं और जो अभी तक आइस के फॉर्म में है उसको आप स्टर करते चले जाइए। कंटिन्यू द हीटिंग, लेकिन हाँ हीटिंग को आप चालू रखिए। इवन आफ्टर आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, अगर आइस मेल्ट हो रहा है तो भी आपको हीटिंग को रखना है, मतलब चालू रखना है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम, अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। एक जगह पे टेम्परेचर बताना है, एक जगह पे टाइम बताना है। देखने वाले हम आगे, ये ऑलरेडी दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, तो चलिए देखते हैं। तो अभी इसके बाद देखेंगे, समझते हैं। चलिए क्या लिखा है कि यू विल ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रिमेन्स 0 डिग्री सेल्सियस टिल द आइस मेल्ट्स कम्प्लीटली। देखिए आपने जब थर्मोमीटर को उसमें इंसर्ट किया था तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो कर रहा था, लेकिन आप अभी और क्या ऑब्जर्व करोगे कि टेम्परेचर अभी भी आपको 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। वो भी कब तक दिखाएगा, जब तक आइस जो है वो पूरी तरह, जितने भी इसके अंदर जो आइस है वो पूरी तरह, क्योंकि आप स्टर भी करो, याद रखिए, पूरी तरह जो आइस है वो मेल्ट ना हो जाते हैं। तो हीट तो जा रहा है अंदर, तो हीट जा रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर 0 डिग्री दिखा रहा है। फिर आगे क्या लिखा, देखिए इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग देन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ ऑल द आइस इनटू वाटर द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स राइजिंग एंड रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा हीटिंग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहा, तो इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग देन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ ऑल द आइस इनटू वाटर, जब सारे के सारे आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद भी हीट अगर आप अप्लाई करते चले जा रहे हो, कंटिन्यू आपका हीटिंग चालू है, तो अब टेम्परेचर राइज होना शुरू होता है और वो राइज होते 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 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके ऊपर भी नहीं जा रहा है, अगर आपका हीटिंग चल रहा है फिर भी वो उसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। 100 डिग्री का जब टेम्परेचर आता है 100 डिग्री सेल्सियस का, तो उसके ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। उसके ऊपर होता क्या है, इस टेम्परेचर के बाद जितने भी वाटर होते हैं वो स्टीम बनना शुरू होते हैं, वेपर बनना चालू हो जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन हाँ 100 डिग्री से बढ़ता नहीं है, वो 100 डिग्री पे कांस्टेंट रहता है और वाटर स्टीम बनना चालू कर देता है। ये सब आपको समझना है, यहाँ पे आपको लेटेंट हीट के बारे में समझ में आएगा। तो द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस टिल ऑल वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम। जब तक पूरे के पूरे अंदर के वाटर स्टीम बन के उड़ नहीं जाते हैं तब तक ये टेम्परेचर 100 दिखाएगा, और जब तक पूरे के पूरे आइस मेल्ट होकर वाटर नहीं बन जाते तब तक ये 0 डिग्री बताता है। तो उस टाइम का जो हीट है कहाँ गया, जिससे अगर आप हीट करते चले जा रहे हो तो 100 डिग्री के बाद भी आपका हीटिंग अगर चालू है तो ये टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हो रहा है, तो आगे की जो हीट है वो कहाँ चले जा रहे हैं। ये जब आप आइस को मेल्ट कर रहे थे तो, लेकिन आप हीट तो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे उसको, तो वो हीट गया किधर। अगर हीट अंदर होता तो यहाँ पे 0 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, तो टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं। 0 डिग्री जब तक पूरे आइस कन्वर्ट नहीं हो गए वाटर में तब तक वो 0 डिग्री क्यों शो कर रहा था, तो ये हम समझेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम इज शोन इन फिगर 5.2, जो अभी आप देखने वाले हो, यहाँ से आपको समझेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वो चीज़। तो देखिए ये आपका ग्राफ है जहाँ पे ये है राइज इन टेम्परेचर और ये है टाइम टेकन, जो भी टाइम जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे इसको आपको स्टडी करना है, समझना है। क्या लिखा है देखिए, इन दिस ग्राफ, इस ग्राफ में
लाइन ए बी, ये जो लाइन देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोई चीज़ और यहाँ से यहाँ तक लाइन ए बी कितना टाइम बीता, देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट्स चले गए, यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट्स चले गए, थोड़ा और चले गया। इतने टाइम बीतने के बाद भी ये लाइन को अगर आप आगे लेके जाओगे तो टेम्परेचर यहाँ पे 10 है, लेकिन यहाँ पे तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। देख रहे हैं आप 0, तो टेम्परेचर 0 है। तो मतलब 2 मिनट 4 मिनट तक जब हीटिंग चल रहा था तो आखिर वो हीट गया किधर चला गया, जब टेम्परेचर 0 ही था। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो मैं बोलूँ कि 10 मिनट बीत चुका है और यहाँ पे कुछ 30 या 40 के बीच में टेम्परेचर है, तो टाइम 10 मिनट हुआ, टेम्परेचर 30-40 आ गया, हीटिंग चालू था, तो समझ में आ रहा है। लेकिन टाइम 0 से 2 मिनट बीता, 2 से 4 मिनट बीता, 4 से थोड़ा और आगे चला गया, लेकिन इसको एक्सटेंड करेंगे तो 0 पे आ रहा है ग्राफ। मतलब डिग्री सेल्सियस क्या, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस होने का मतलब टेम्परेचर राइज ही नहीं हुआ, तो वो हीट गया किधर, जो चालू था 2 से 4 मिनट तक, यही आपको समझना है। तो लाइन ए बी जो है, ये जो लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है, रिप्रेजेंट्स कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ए से लेके बी तक मतलब 2-4 या 4 से थोड़ा ज़्यादा मिनट तक हो क्या रहा था कि टेम्परेचर 0 था, कांस्टेंट था, और उस टाइम क्या हो रहा था कि जितने भी आइस थे वो वाटर में कन्वर्ट हो रहे थे। ठीक है, ये तो हमने भी देखा, लेकिन आगे हमको समझना है कि व्हेन आइस इज हीटेड, और उस टाइम जब हम आइस को हीट कर रहे थे, इट मेल्ट्स, वो मेल्ट हो रहा था एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड कन्वर्ट्स इनटू वाटर, और वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा था एट दिस कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा कि 2 से 4 मिनट तक क्या हो रहा था, हीट हम प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही था 0 पे, और आइस क्या हो रहा था, वो मेल्ट हो रहा था, स्टरिंग चालू था, आइस मेल्ट हो रहा था वाटर में। अब यहाँ पे समझना कि द आइस एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। ये जो कन्वर्जन हो रहा था यहाँ से यहाँ तक 2 से 4 मिनट तक, दरअसल जो हीट उसको मिल रहा था वो हीट आइस एब्जॉर्ब कर ले रहा था, अपनी तरफ खींच ले रहा था। तो द आइस एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस। और एब्जॉर्प्शन कब तक एब्जॉर्ब कर रहा था, टिल ऑल द आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर। मतलब जितना भी हीट मिला था वो खींच ले रहा था, जितना भी हीट मिला था वो खींच ले रहा था, इसलिए टेम्परेचर राइज ही नहीं हो रहा था। और वो हीट क्यों खींच रहा था, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड्स जो है इसको ब्रेक करना है आइस के अंदर के, और से लिक्विड दूसरे स्टेट में चेंज करना है, मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में। तो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये समझना है कि द आइस एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस। और हीट वो तब तक एब्जॉर्ब करेगा जब तक सारे के सारे आइस जो हैं वो वाटर में बदल नहीं जाते, तब तक वो हीट एब्जॉर्ब करते रहेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा रहेगा। एक बार सारे के सारे आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब आप थर्मोमीटर में देखोगे कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे राइज होना शुरू हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। हमने देखा कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा था कि आइस जो था सॉलिड फॉर्म में वो लिक्विड फॉर्म में चेंज जब हो रहा था तो टेम्परेचर सेम ही था 0 डिग्री पे। तो द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन ट्रांजिशन में दिस कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर था एट विच, जिस पे द आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर, जिस पे आइस जो वाटर पे कन्वर्ट हो रहा था, इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। उसको हम अब बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो दिस कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच, मतलब 0 डिग्री, तो दिस कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो ये आपको समझना है कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। चलिए इसके आगे समझते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्या लिखा देखिए कि दस ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ मतलब कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फेज टू लिक्विड, जब भी सॉलिड फेज लिक्विड फेज में ट्रांजिशन होता है, कन्वर्जन होता है, तो उस टाइम में होता है क्या, द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी। उस टाइम में ऑब्जेक्ट क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे आपने देखा कि सॉलिड स्टेट में आइस था और फिर वो कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, वाटर बना, तो उसने उस टाइम तक टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, उतनी देर तक टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम तक वो कर क्या रहा था, वो सारे हीट्स जो उसको मिल रहे थे वो एब्जॉर्ब कर रहा था। और इसीलिए लिखा कि बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज, मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा था लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा था। दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। अब वो हीट एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब किया था उसका काम क्या हो रहा था, ये आपको समझना है, समझ में आ जाएगा, इजी है कि दिस हीट एनर्जी जो भी इतनी देर तक उसने हीट जो बर्निंग फ्लेम से उसको मिल रहा था वो एब्जॉर्ब करते चला गया, लेकिन आखिर कर क्या रहा था उसको, तो उसको यूटिलाइज कर रहा था, मतलब यूज़ कर रहा था। किस लिए, देखिए
दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर वीकनिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड एंड सॉलिड में। तो सॉलिड में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बॉन्ड बना के जो अटैच रहते हैं, उस बॉन्ड को वो वीक कर रहा था, कमज़ोर कर रहा था। तो ये काम कर रहा था वो जो एब्जॉर्ब्ड हीट था उसके लिए। तो तब तक टेम्परेचर वो बढ़ा नहीं। तो दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर वीकनिंग द बॉन्ड्स। सॉलिड का में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स थे उसको वीक करके उसने क्या किया, स्टेट को चेंज करके लिक्विड में लाया। तो दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर वीकनिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू लिक्विड फेज। एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स किसी वीडियो में, शायद 10th क्लास के फर्स्ट वीडियो में जो एलिमेंट्स के जो चैप्टर थे उसी के अंदर आप देख लीजिए एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने में वो हीट जो उसने एब्जॉर्ब किया था वो उसका यूज़ कर रहा था। और उस टाइम में सॉलिड हुआ क्या, ट्रांसफॉर्म हो गया लिक्विड में। तो यहाँ पे आपको समझना है कि द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, मतलब वो हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुआ था एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तक, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, कब, जब ट्रांसफॉर्म हो रहा था सॉलिड इनटू लिक्विड में। तो ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब वो लेटेंट हीट क्यों बोला, क्योंकि वो छुपा हीट था। मतलब उतना फ्लेम आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा था लेकिन टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। तो हीट किधर जा रहा था, वो छुपा किधर था, कहाँ छुप गया था। तो उतने तक तो आप लेटेंट हीट बोलोगे। लेकिन फ्यूजन अगर वर्ड आया, अगर आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला है तो सबको यही समझ में आया कि स्टेट में जो कन्वर्जन था वो सॉलिड लिक्विड में हुआ था। ये आपको समझना है कि सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर में। तो ये पूरा आपको समझना है। तो द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, मतलब वो हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुआ था कांस्टेंट टेम्परेचर में, टेम्परेचर तक, और उस टाइम हो क्या रहा था, उस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था सॉलिड का लिक्विड में। तो उस हीट को आप बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन वर्ड आएगा तो आप समझिए कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में होता। आइस जो था वो वाटर में मेल्ट हुआ था, आइस मेल्ट होकर वाटर फॉर्म किया था। चलिए इसके आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझिए। देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपने अभी देखा, अब स्पेसिफिक का क्या मीनिंग है वो आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब आपने सिर्फ इतना ही सुना कि हीट एनर्जी वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा था। अब यहाँ पे अमाउंट समझिए। अमाउंट मतलब उसको काउंटिंग तो समझिए, कितना गया था, कितना हीट हुआ था, कितना जूल, कितना कैलोरी, कितना हीट गया था। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उस कांस्टेंट टेम्परेचर में कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ था बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड। एक यूनिट मास ऑफ सॉलिड मतलब सॉलिड भी आप देखिए कितना वजन का था, आइस के पूरे वजन कितने थे। तो वो जो क्वांटिटी में, मतलब अब अगर आपको समझना है तो हर एक चीज़ आप देखिए कितना हीट गया ये आपको ज़रूर समझना पड़ेगा, क्वांटिटी आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड। अगर हमारा सॉलिड जो था वो इतना किसी यूनिट का, यूनिट में यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 1 kg 2 kg कितना भी। तो यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, 1 अगर kg सॉलिड है और वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो जितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया है उस एनर्जी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये यहाँ पे सिर्फ बोला गया है, इसको एग्जैक्टली काउंट किस तरह किया जाता है वो हम सीखने वाले हैं आगे के वीडियोस में। तो स्पेसिफिक जब वर्ड आएगा तो एग्जैक्टली अमाउंट हम समझेंगे कि कितना अमाउंट हीट वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो आपको समझना था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और आपको समझना था स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक वर्ड आएगा तो हमको अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का पता चलने लगेगा और काउंटिंग किस तरह किया जाता है, मेजर किस तरह किया जाता है, ये आगे के वीडियोज़ में हम इस लेसन में देखने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। वंस ऑल द आइस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर, जब क्या होता है, हीट तो आपने चालू रखा है, कंटिन्यू किया है, तो जब एक बार सारे के सारे आइस जो थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें, वाटर के अंदर, द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स राइजिंग। मतलब अब जो 0 डिग्री पे टेम्परेचर था, आपने इंतज़ार किया 2 मिनट, टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, 4 मिनट इंतज़ार किया नहीं हुआ, थोड़ा और आगे जब देखे 6 मिनट तक पहुँचे तो आपको समझ में आया कि 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया। 10 मिनट्स तक आप जब पहुँचे तो आपको लगा कि 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया। मतलब अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम आगे चल रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। यहाँ पे टाइम आगे बढ़ा था लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे अब टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी। इसके लिए ये ग्राफ आप देख रहे हो किस तरह उसका स्लोप आ रहा है। तो ये राइज जो हुआ, यहाँ से राइज होना जब चालू हुआ है तो ये कब हुआ है, जब सारे के सारे आइस जो थे वो ट्रांसफॉर्म हो गया वाटर के अंदर। उसके बाद ही आप देखोगे कि द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स राइजिंग।
और राइज होता है तो कहाँ तक राइज होता है, कितने डिग्री तक चला जाता है, तो इट इंक्रीजेज अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। 100 से ऊपर राइज नहीं होता है, आप चाहे जितना हीट प्रोवाइड करिए, कितनी भी तेज़ी वाले हीट को आप प्रोवाइड करिए, बहुत बड़ी अमाउंट में अगर आप आग लगा रहे हो, आग से जला रहे हो, तो सोच रहे हो कि बहुत हीट बढ़ जाएगा, 100 से ज़्यादा चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इट इंक्रीजेज अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद क्या होता है यही आपको समझना है। फिर यहाँ पे देखिए लाइन बी सी, अब यहाँ से आप चालू करिए बी से लेके सी तक, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये आपको क्या बता रहा है कि इट इंक्रीजेज टू 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। लाइन बी सी इन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। आपको लाइन बी सी बताएगा कि टेम्परेचर में जो राइज है वो कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस से 0 पे था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो आ गया 100 डिग्री। हो सकता है कि टाइम आपका यहाँ पे 20 से 22 मिनट के बाद आपने देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा है। उसके बाद देखिए हीटिंग चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 100 डिग्री पे रुका हुआ है। ये लाइन मैटर कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप ये नंबर्स भी मैटर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम आप देख रहे हो कि बढ़ता जा रहा है। 34 मिनट तक अगर आपकी हीटिंग चालू है तो टेम्परेचर इसके ऊपर गया नहीं। 100 अगर आप लिखते थे, 110 यहाँ पे 120 लिखते थे, तो ये और ऊपर गया ही नहीं, ये यहीं पे रुक गया। यही आपको समझना है। तो लाइन बी सी इन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। देयर आफ्टर, उसके बाद क्या हो रहा है, इवन दो हीट एनर्जीज सप्लाइड, इवन दो आप क्या कर रहे हो कि हीटिंग चालू रखे हो टू वाटर, इट्स टेम्परेचर डज नॉट राइज, लेकिन टेम्परेचर आगे बढ़ने वाला नहीं है, नहीं बढ़ रहा है। जबकि हीट आप बर्नर से प्रोवाइड करते चले जा रहे हो, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। अब क्या हो रहा है, इसके बाद जो आगे का हीट 100 डिग्री के बाद पहुंचने के बाद जो और उसको एक्स्ट्रा हीट मिल रहा है, उससे वो कर क्या रहा है, तो द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर एट दिस टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो भी हीट उसको मिल रहा है वो एब्जॉर्ब कर रहा है एंड यूज क्या कर रहा है, यूटिलाइजेशन उसका क्या हो रहा है, एंड यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड के बॉन्ड्स जो है उसको वो ब्रेक कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है। वहाँ पे वीक किया था, लिक्विड फॉर्म में आ गया था, अब यहाँ पे ब्रेक कर रहा है एंड कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट। और उसके बाद लिक्विड क्या हो जाता है, गैसेस स्टेट में हो जाता है और वो इवोपरेट हो जाता है। हवा आपने देखा स्टीम बन के उड़ जाता है। तो ये समझना है कि हीट अप्लाई करने के बाद भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा, क्योंकि उतना टेम्परेचर अटेन करने के बाद जितने भी हीट उसको मिल रहे थे उसके अंदर वो कर क्या रहा था, वो जो हॉट वाटर थे उसके जो लिक्विड वाटर के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स थे, उस बॉन्ड्स को वो ब्रेक कर रहा था। और वो किस लिए ब्रेक कर रहा था, वो उसको स्टीम में कन्वर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे वही समझना है कि द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर एट दिस टेम्परेचर। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद हीट एनर्जी अब क्या हो रहा है, वो भी अब एब्जॉर्ब होना चालू हो रहा है एंड यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। और वो हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया है वो कर क्या रहा है, वो लिक्विड के बीच में जो बॉन्ड्स हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ब्रेक कर रहा है और उसके बाद कन्वर्ट कर रहा है उस लिक्विड को गैसेस स्टेट में। ये आपको समझना था। दस ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैस फेज, ये आप याद रखिए, क्योंकि इसके पहले हमने सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज देखा था। तो दस ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैस फेज या गैसियस फेज, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लिक्विड बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज। मतलब देखिए कि ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड से जब गैस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तो हीट एनर्जी क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब तो होते चला जा रहा था, मतलब टाइम तो बढ़ते जा रहा था, हीट उसको मिलते चला जा रहा था, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा था, टेम्परेचर आपका चेंज नहीं हो रहा था। ये आपको समझना है। चलिए आगे चलते हैं। द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड ट्रांसफॉर्म्स इनटू गैसेस स्टेट, लिक्विड जो भी थे वो गैसेस में ट्रांसफॉर्म होना चालू कर दिए थे, इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था वैसा अब यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट समझना है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन आप क्या लिखोगे कि द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड ट्रांसफॉर्म्स इनटू गैसेस स्टेट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। फिर आगे देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जैसे हमने इसके पहले देखा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में मैंने आपको बोला था कि सॉलिड से लिक्विड में आने का, लेकिन अब अगर किसी ने बोला कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो इसका मीनिंग क्या है ये आपको समझना है। द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ये आपको याद रखना है, और फिर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होते चला जा रहा है और वो ब्रेक कर रहा है, क्या आपने देखा था। तो कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस,
मतलब यहाँ पे भी तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा था, सॉलिड से लिक्विड हो रहा था, इसलिए हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो हीट वो जो एक्स्ट्रा हीट आ रहा है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन वो किस लिए एब्जॉर्ब कर रहा है, लिक्विड को ट्रांसफॉर्म कर रहा है गैस में, और इसीलिए हम अब इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन समझना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्जन होता है, लेकिन दोनों टाइम में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर जो कांस्टेंट है वो 100 डिग्री है, वहाँ पे फ्यूजन में जो टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा था वो 0 डिग्री था। यहाँ पे भी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वहाँ पे भी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं, और जैसा वहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड देखा था वैसे यहाँ पे भी स्पेसिफिक वर्ड देखते हैं। तो क्या लिखा है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब अब कितना हीट एनर्जी उसने जूल्स में अर्क्स में कितना उसने अमाउंट हीट एब्जॉर्ब किया था। मैंने आपको पहले बताया कि ये तो हम आगे कैलकुलेट करने वाले, लेकिन टर्म को हम बोलेंगे स्पेसिफिक। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड का जो भी मास था वहाँ पे जो भी रहेगा, to convert into gaseous phase is called the specific latent heat of vaporization। तो स्पेसिफिक वर्ड आएगा तो आपको समझना है कि आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है कि अमाउंट ऑफ हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, अलग अलग सब्सटेंस रहेंगे तो अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट रहेंगे ऑब्वियसली, और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रहेंगे। द वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन समझिए या फ्यूजन समझिए, उसके जो वैल्यूज रहेंगे डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या ये भी समझिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसके वजह से चेंजेस होते हैं। ये आप आगे की वीडियोज़ में देखने वाले हो, रेजुलेशन जब हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा कि अगर वाटर और आइस की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, जब आइस क्या होता है वाटर में कन्वर्ट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम में अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं तो फ्यूजन में होता है क्या है कि सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है। तो 1 kg अगर सॉलिड है, 1 kg अगर आइस है, तो उस टाइम में कन्वर्जन के टाइम वो 333 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब करता है, और अगर 1 ग्राम आइस है तो वो 80 कैलोरी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और उसके बाद अगर वेपोराइजेशन की बात करेंगे तो उस टाइम में होता है क्या कि लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो रहा है। तो अगर लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो 2256 kg का रहेगा, तो उस टाइम में वेपर में कन्वर्ट होने के टाइम उसे 1 kg रहेगा, यहाँ पे 1 kg रहेगा, तो वो 2256 किलो जूल जो है वो इतना हीट एब्जॉर्ब करेगा। और अगर 1 ग्राम है तो 540 कैलोरी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये वाटर का है, उसी तरह आप यहाँ पे बाकी का भी देख सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट चीज़ है जिसको यहाँ पे इस वीडियो में हमको समझना है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो क्या लिखा है कि इज़ द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट का जो कंसेप्ट आपने पढ़ा, एब्जॉर्ब जो होता है हीट, अप्लीकेबल ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसेस फेज टू लिक्विड फेज। देखिए लिक्विड से गैस हुआ था वेपोराइजेशन, एंड फ्रॉम लिक्विड फेज टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड हुआ था फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में सॉलिड आइस जो था वो वाटर में मेल्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे रिवर्स बोल रहा है। अगर कोई लिक्विड सॉलिड बन रहा है, अगर उस वाटर को आप फ्रीजर में रखते हो और वो आइस बनता है, मतलब लिक्विड क्या हो रहा है, सॉलिड में हो रहा है चेंज। सॉलिड लिक्विड में जब चेंज हुआ था, सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ था तो वो फ्यूजन था, आपको समझना है। और लिक्विड अगर सॉलिड में हो रहा है तो उस टाइम का यहाँ पे जो लेटेंट हीट हुआ था वो एब्जॉर्ब हुआ था, आपने देखा था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। लेकिन अगर लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है कोई चीज़, अगर आपने फ्रीजर में रखा है, तो उस टाइम में लेटेंट हीट के बारे में आप क्या कहते हो, क्या अप्लीकेबल है? तो इसका आंसर है यस। यहाँ पे भी लेटेंट हीट हो रहा है, वो जो छुपा हुआ हीट है, जब आप लिक्विड स्टेट से अगर वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा है, या ऐसा समझिए कि गैसेस से वो लिक्विड में हो रहा है, अगर वेपर को आप कंडेंस कर रहे हो और वो लिक्विड बन रहा है, तो उस टाइम में लेटेंट हीट का मतलब लेटेंट हीट अप्लाई है क्या, वहाँ पे अप्लीकेबल है? तो उसका सबसे पहला आंसर है कि यस, लेटेंट हीट का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है।
मतलब देखिए, पहला जो हमने पढ़ा था कि आइस मेल्ट होता है लिक्विड में, लेटेंट हीट यूज़ हुआ था। लिक्विड चला जाता है, वेपर बनता है, लेटेंट हीट यूज़ हुआ था। अब उल्टा बोलें कि वेपर लिक्विड में जब आता है तो लेटेंट हीट, लिक्विड सॉलिड बनता है तो लेटेंट हीट, क्या ये वहाँ पे भी लेटेंट हीट काम करता है उसका कंसेप्ट? तो उसका पहला आंसर है यस। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड इन्होंने ये पूछा है कि वेयर डज द लेटेंट हीट गो ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, जब वाटर सॉलिड में चेंज होता है, आइस बनता है, तो उस टाइम जो हीट है वो कहाँ जाता है? तो वो हीट अंदर रहता है। जब हम उसको फ्रीजर में रखते हैं तो वो हीट सराउंडिंग में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम हीट थोड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम किसी वाटर को फ्रीजर में रखते हैं तो हीटिंग थोड़ी करते हैं, लेकिन वो वाटर अगर आइस बन रहा है तो उसके अंदर का जो हीट है वो सराउंडिंग में चला जाता है। वाटर मतलब वो आजू बाजू का जो एरिया है वहाँ पे चला जाता है। दोनों केसेस में अगर गैस लिक्विड में जा रहा है तो भी वो सराउंडिंग में लेटेंट हीट रिलीज हो जाता है, या अगर लिक्विड सॉलिड बन रहा है, मतलब वाटर अगर आइस बन रहा है, तो भी वो जो लेटेंट हीट है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम यहीं तक देखने वाले थे। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे वीडियो पार्ट 2 में रेजुलेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।